नमस्कार, स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस से करेंगे मुलाकात। कुवैत के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। त्रिपुरा दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह आज कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सहकारिता से जुड़ी विभिन्न पहलों का भी करेंगे शुभारंभ। मोहाली में इमारत हादसे में 2 लोगों की मौत, अब भी फंसे हैं कई लोग। सेना और एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी, मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए पुलिस की कार्रवाई तेज। 175 संदिग्धों की पहचान की गई। और अंडर 19 महिला T20 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में भारत की शानदार जीत, बांग्लादेश को 41 रन से दी करारी शिकस्त। तो बुलेटिन में सबसे पहले प्रधानमंत्री के कुवैत दौरे से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं। और कुवैत दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत सिटी स्थित बायन पैलेस में औपचारिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के अमीर शेख मशअल अल अहमद अल जाबिर अल सबाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कुवैत के क्राउन प्रिंस सबाह अल खालिद अल सबाह से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के प्रधानमंत्री अहमद अल अब्दुल्ला अल सबाह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही यह यात्रा दोनों देशों के बीच पारंपरिक दोस्ती को और मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कुवैत में भारतीय समुदाय की एक बड़ी संख्या है। प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा भारत और खाड़ी देशों के रिश्तों को और मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का इन्फ्लुएंसर से मिलने का भी कार्यक्रम है। साथ ही पीएम मोदी के सम्मान में क्राउन प्रिंस सबाह अल खालिद अल सबाह द्वारा भोज का आयोजन किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कुवैत में गल्फ स्पिक वर्कर्स कैंप का दौरा कर वहां रहने वाले जिन भारतीय कामगारों से मुलाकात की थी, उनसे डीडी न्यूज के संवाददाता अक्षय डोगरे ने विशेष बातचीत की। आइए सुनाते हैं आपको कि भारतीय कामगारों का क्या कुछ कहना था। ये कुवैत सिटी का वही इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री ने श्रमिकों से बात की। जितने श्रमिक हमारे साथ मौजूद है, इन सभी ने प्रधानमंत्री के साथ अपने ख्याल साझा किए। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। जीवन में कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा अवसर मिलेगा हम लोगों को, और हमें बहुत खुशी भी हुई कि हमारी कंपनी गल्फ स्पीक इनवाइट की हमारे प्रधानमंत्री जी को। बहुत बहुत गौरव की बात है सर। 2 क्षण बात भी हुआ प्रधानमंत्री जी से भी। बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही लगा जैसे एक आम आदमी जैसे बात कर रहा है सामने, ऐसा नहीं लगा कि प्रधानमंत्री कोई बात कर रहा है। मैं तो बात किया तो इतना बड़ा आदमी है, हम लोग वो दोस्त से ऐसा बात कर रहा है। पहले तो हम 2-3 दिन जब से सुने थे सर आ रहे हैं तो बहुत नर्वस महसूस कर रहे थे, लेकिन आज जब उनको देखे, उनके चेहरे का जो तेज देखे, वो देखते ही सर अंदर से इतना हिम्मत हुआ कि ऐसा लग रहा था इससे मतलब हम बहुत ज़्यादा, और मेरे को एनर्जी मिल गया उनको देखते ही, और बहुत अच्छा से बात किए, बहुत अच्छा लगा। क्या लगता है पिछले 10 सालों में भारतीयों का सम्मान विदेश में बढ़ा है? आप लोग तो यही रहते हैं। जी बहुत। अभी तो देख रहे पूरे आदमी के हाथ में तिरंगा है, लेकिन अभी ऐसा किसके वजह से हुआ? मोदी के वजह से। निचले स्तर पे जो श्रमिक आते हैं
हमारे प्रधानमंत्री हम लोगों से मिलने आए, इसके लिए हम बहुत दिल से उनका धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से इनका कहना है कि कई बार भुला दिए जाते हैं श्रमिक, जो श्रमिक तबका है वो उसको भुला दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जब कुवैत में आए तो सबसे पहला उनका काम था श्रमिकों के पास आना, उनकी बातें सुनना, उनके साथ खाना खाना, उनके साथ चाय पीना। और शायद यही एक भरोसा प्रधानमंत्री ने अपने पिछले 10 सालों में अपनी जो विदेश नीति है उसके तहत और अपने जो एक्शन है उनके तहत लोगों के मन में भरोसा रखा है कि भारतीय चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, लेकिन उसको इस बात का भरोसा है कि उसके देश के प्रधानमंत्री, उसके देश की सरकार उसके साथ हमेशा खड़ी हुई है और यही भरोसे को लेकर लोग यहाँ पर अपने घर से इतना दूर भी काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ मैं अक्षय डोंगरे, डीडी न्यूज़। तो पीएम मोदी ने इन्हें श्रम देवता का खिताब दिया है और भारत में भी वो श्रमिकों से लगातार मिलते रहे हैं। कोई भी जब कार्य होता है वहाँ पर वो श्रमिकों को विशेष सम्मान देते रहे हैं और ये उनके कार्य करने का एक तरीका है। और दुनिया भर में देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विशेष महत्व रखते हैं और यही वजह है कि अपने विदेश दौरे में वो भारतीय समुदाय के लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद जरूर करते हैं, उनके हित के बारे में सोचते हैं और उनके हित की योजनाएं बनाते हैं और उन्हें क्रियान्वित करने में भी वो पीछे नहीं रहते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीय तब गर्व की अनुभूति करते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी वहां रह रहे भारतीय समुदाय के बीच पहुंचते हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत दौरे के पहले दिन मीना अब्दुल्ला क्षेत्र में स्थित एक लेबर कैंप का दौरा किया। उन्होंने कुवैत में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई मौकों पर विदेश में भारतीय कामगारों से मिले हैं। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के रियाद में LNT कामगारों के आवासीय परिसर का दौरा किया। उन्होंने रियाद में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऑल वुमेन IT और ITES सेंटर का भी दौरा किया था। 2016 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के दोहा में कामगारों के शिविर का दौरा किया था। 2015 में प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में एक श्रम शिविर का दौरा किया था। प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षित और कानूनी प्रवास सुनिश्चित करने की दिशा में भी लगातार काम कर रहे हैं। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रयास ई-माइग्रेट परियोजना है, जिसे 2014 में रोजगार के उद्देश्य से भारतीयों के प्रवास को सुविधाजनक बनाने और कदाचार की गुंजाइश को कम करने के लिए शुरू किया गया था। ये भर्ती प्रक्रिया को परेशानी मुक्त और पारदर्शी तरीके से संचालित करने में मदद करता है। मोदी सरकार ने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेंट्स डिवीजन को मजबूत किया है, जो रोजगार के लिए विदेश जाने वाले ECR यानी कि इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड कैटेगरी पासपोर्ट वाले व्यक्तियों के लिए उत्प्रवास की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करता है। लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, पटना और कोची में 5 क्षेत्रीय प्रवासी सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके साथ ही विदेशों में भारतीय श्रमिकों की स्थिति में सुधार की दिशा में भी काम कर रहे हैं। इस साल कुवैत में आग लगने की घटना में 40 से अधिक भारतीय नागरिक मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी गई। भारत और कुवैत ने 2021 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच एक निष्पक्ष और संतुलित संबंध स्थापित किया, जिसमें श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और स्थानीय कानूनों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और भारतीय प्रवासियों की स्थिति पर चर्चा की। कतर ने आश्वस्त किया कि श्रम सुधारों से 5 लाख से अधिक भारतीय प्रवासियों की स्थिति में सुधार होगा। हमारे प्रवासी समुदाय की देखभाल करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत ने खाड़ी देशों में अपने श्रमिकों के लिए उच्च वेतन के लिए एक अभियान भी शुरू किया था। भारतीय राजनयिकों ने उच्च जीवन यापन लागत के कारण अपने द्वारा अनुशंसित न्यूनतम वेतन में वृद्धि की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के दौरे पर हैं। गृह मंत्री आज त्रिपुरा के धलाई जिले के मसूरी पारा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री रविंद्र सतबरसिकी भवन में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अगरतला में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सहकारिता से जुड़ी विभिन्न पहलों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री धलाई इलाके में ब्रू रियांग समुदाय की पुनर्वास बस्तियों का दौरा करेंगे। जनवरी 2020 में 4 पक्षों के बीच ऐतिहासिक ब्रू रियांग समझौता हुआ था,
जिसमें भारत सरकार के साथ त्रिपुरा, मिजोरम और ब्रू रियांग जनजाति के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समझौते के तहत मिजोरम से विस्थापित 37,000 लोगों को त्रिपुरा में बसाने की योजना तैयार की गई थी। इस समझौते के 4 साल बाद त्रिपुरा में रह रहे ब्रू रियांग विस्थापितों के विकास की क्या स्थिति है, गृहमंत्री अमित शाह के इस दौरे से बहुत कुछ तय होगा। अमित शाह आज इस विस्थापित इलाके का दौरा करेंगे। इस दौरान वे कई पुनर्वास योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत कभी भी दूसरों को अपनी पसंद पर वीटो करने की अनुमति नहीं दे सकता है और वो अपने राष्ट्रीय हित और वैश्विक भलाई के लिए जो भी सही होगा उसे बिना डरे करेगा। विदेश मंत्री ने मुंबई में एक समारोह को संबोधित करने के लिए वीडियो संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि जब भारत वैश्विक स्तर पर और गहराई से जुड़ता है तो उसके परिणाम गहरे होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की समृद्ध विरासत से दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब भारतीय अपने पर गर्व करें। विदेश मंत्री ने कहा कि वैश्वीकरण के इस युग में प्रौद्योगिकी और परंपरा को साथ में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत निश्चित रूप से प्रगति करेगा, लेकिन उसे अपनी भारतीयता को खोए बिना ऐसा करना होगा। तभी हम एक बहुध्रुवीय दुनिया में एक प्रमुख शक्ति बन सकते हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीएसएफ के तनोट बेस पर राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने वहां तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों से भी बातचीत की। केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय दौरे पर तिरुवनंतपुरम पहुंचे। केंद्रीय मंत्री यहां राज्यों में शहरी और बिजली क्षेत्र के मुद्दों के समीक्षा बैठक में वो शामिल हुए और उसकी अध्यक्षता करने के लिए वो आए हैं। इस बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केरल के बिजली मंत्री के कृष्णकुट्टी भी शामिल हैं। पंजाब के मोहाली में बहुमंजिला इमारत से 2 लोगों की मौत हो गई। बचाव अभियान तेजी से जारी है। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए सेना और एनडीआरएफ के जवान भी बचाव अभियान में लगातार जुटे हुए हैं। प्रशासन ने कहा है कि मलबे में फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेगा। वहीं घायलों को आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए शहर के सभी प्रमुख अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों का अनुमान है कि मलबे में 15 लोग फंसे हो सकते हैं। डीएसपी हरसिमरन सिंह बल ने कहा कि इमारत के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। We have registered the FIR 105 BNS के FIR दर्ज। जो उसकी साथ वाली जगह थी उसमें वो खुदाई कर मतलब नहीं बना रहा था, वो उसके कारण जब वो साइड में थोड़ा सा लूज होगी तो वो बिल्डिंग राइट को गिर गई। और दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 65 में स्थित एक इमारत में आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल की 15 गाड़ियां और 75 दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए। नोएडा के डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया है कि सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके साथ ही किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। आज सुबह सूचना आई कि सेक्टर 65 में ए ब्लॉक में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी के बेसमेंट में जहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान रखे गए थे वहाँ पर आग लगने की सूचना आई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और अभी फायर डिपार्टमेंट की करीब 15 गाड़ियाँ मौके पर हैं और करीब 75 फायर कर्मी मौजूद हैं और लगातार आग बुझाने का प्रयास जारी है। जल्द ही आग बुझाई जाएगी, कोई भी तरह की जनहानि नहीं होगी। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में सड़क दुर्घटना के दौरान 5 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में एक मिनी माल ढोलने वाली गाड़ी पलट गई, जिससे कई अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है, जिसमें बाहरी जिले में रहने वाले 175 व्यक्तियों को संदिग्ध पाया गया है। उनसे गहन पूछताछ और दस्तावेजों की जांच भी की गई है। बाहरी जिला पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे व्यक्तियों की पहचान, हिरासत और प्रत्यावर्तन के लिए विशेष इकाइयों की समर्पित टीमों का गठन किया था, जिसमें जिला विदेशी सेल के अधिकारी भी शामिल थे, जो पूरे जिले में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों का पता लगाने के लिए सूचना एकत्रित कर रहे हैं। यह अभियान अप्रवासन कानूनों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बाहरी जिला पुलिस की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मटिया महल विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। पहले मटिया महल सीट से चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने वर्तमान विधायक शोएब इकबाल के नाम की घोषणा की थी, लेकिन अब उम्मीदवार बदलते हुए शोएब इकबाल की जगह उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल को आपने उम्मीदवार घोषित किया है। वर्तमान में आले इकबाल दिल्ली नगर निगम में आप से पार्षद हैं और पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आज पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो रही है। 2 शिफ्ट्स में परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 75 जिलों में 1331 केंद्र बनाए गए हैं। पीसीएस के 220 पदों पर भर्ती के लिए 5,76,154 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने कई नियम लागू किए हैं। प्रत्येक उम्मीदवार की आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग के बाद उनके प्रवेश पत्र पर होलोग्राम चिपकाया जाएगा। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि उम्मीदवार की बायोमेट्रिक पहचान सत्यापित हो चुकी है। और शनिवार 21 दिसंबर को भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला के यारबुग में एक जॉइंट मिलिट्री चेकपोस्ट स्थापित की। इस चेकपोस्ट पर गाड़ियों की जांच के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही एक पिस्तौल, 2 हथगोले और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई है। ये चेकपोस्ट खुफिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर स्थापित किया गया था। पुलिस आगे की जांच कर रही है। इस बात की जानकारी भारतीय सेना के प्रमुख कोर चिनार कॉर्प्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से जारी की। और भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार का असर हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। भारत में एसआईपी में बड़ा उछाल देखने को मिला। ICRA एनालिटिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से नवंबर के बीच एसआईपी में कुल निवेश 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया, जो पिछले साल करीब 3 लाख करोड़ रुपए के रहा था। ये 233% की सालाना वृद्धि को दिखाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद इसका लचीलापन इस वृद्धि की खास वजह माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2024 तक रजिस्टर्ड नए एसआईपी की संख्या 49,47,000 तक पहुंच गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 30,80,000 थी। नवंबर में एसआईपी के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,54,000 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि 2023 में 9.31 लाख करोड़ रुपए था। म्यूचुअल फंड उद्योग में पिछले एक साल में 135% से अधिक शुद्ध निवेश और 39% शुद्ध AUM की वृद्धि देखने को मिली है। नवंबर में म्यूचुअल फंड में कुल निवेश 60,295 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि पिछले साल नवंबर में ये 25,615 करोड़ रुपए था। इस दौरान शुद्ध AUM ने 68 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया, जो कि पिछले साल 49 लाख करोड़ रुपए का रहा था। इक्विटी श्रेणी में लार्ज कैप फंड्स में सबसे ज्यादा निवेश हुआ है, जो कि 731% बढ़कर करीब 2,548 करोड़ रुपए हो गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पहले वायु प्रदूषण ने दिल्ली का दम घोट दिया था और अब बूंद बूंद पानी को तरसती दिल्ली में तालाब गायब हो रहे हैं। तालाबों की जमीन पर या तो पार्क बन गए हैं या फिर जंगली झाड़ियों और मलबे का अंबार है। एसटीपी के पानी से कुछ तालाबों को जिंदा करने के दावे हुए, पर वहां भी तालाबों को एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। ये दिल्ली के इकोसिस्टम के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि जल नहीं है तो जीवन नहीं है, जल नहीं है तो पर्यावरण नहीं है। गायब हो गए दिल्ली के आधे से ज्यादा तालाब। दिल्ली के तालाबों पर हुआ अतिक्रमण। दिल्ली के वेटलैंड प्राधिकरण का एनजीटी को दिया गया आंकड़ा हैरान करने वाला है। जमीनी जांच के दौरान शहर में चिन्हित किए गए 50% से अधिक जल निकाय अस्तित्वहीन पाए गए। दिल्ली में 1367 चिन्हित जल निकाय हैं, जिनमें से राजस्व रिकॉर्ड का उपयोग करें तो पहचाने गए 1045 जल निकाय और उपग्रह इमेजनरी डाटा का उपयोग करके जियो स्पेशियल दिल्ली लिमिटेड के पहचाने गए अतिरिक्त 322 जल निकाय शामिल हैं। जीएसडीएल के 332 जल निकायों में से केवल 43 ही इस साल के संरक्षण के दौरान जमीन पर पाए गए। इसका मतलब है कि वर्तमान में कुल 674 जल निकाय ही अस्तित्व में हैं। डीडी न्यूज की टीम ने भी जमीनी हकीकत का जायजा लिया। मायापुरी और वेलकम झील में पानी की जगह जंगली घासें और डंपयार्ड ने ले ली है। वहीं मंडावली में तालाब पानी की राह जोह रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जरूरत जमीनी स्तर पर प्रयास करने की है। तालाबों का अतिक्रमण हटे और जल की आपूर्ति तालाबों में सुनिश्चित हो। आजकल देख रहे हैं बहुत जगहों पे ओपन ऑडिटोरियम बनाने का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है, क्योंकि वो पिकनिक स्पॉट बनाना चाहते हैं रादर देन उसको एक नेचुरल वाटर बॉडी। तो उसका जो पर्पस है वो वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो सही तरीका ये है, आप उसको नेचुरली रिवाइव करो। अगर आप चाहते हैं लोग आएँ वहाँ पे, तो आप चारों ओर उसका चलने का रास्ता बनाइए। 8 से 10 फुट पट्टी बनाइए जिस पे लोग चल सकें, वहाँ बेंच लगाइए, लोग बैठ सकें। तो वो आपका एक पिकनिक स्पॉट भी बन जाएगा, एक तरह का नेचुरल वाटर बॉडी भी रहेगी, जिससे आपका ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होगा, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। बट अगर आप वहाँ पे कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे तो आप अपने आप उसकी कैपेसिटी कम कर रहे हैं। कैपेसिटी कम करने का मतलब आप अपना फ्यूचर में वाटर का अवेलेबिलिटी कम कर रहे हैं। आंकड़ों से पता चला कि 674 जल निकायों में से सबसे ज्यादा 216 दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली में हैं। हालांकि कागजों पर जिले में 330 जल निकाय होने चाहिए। उत्तरी दिल्ली में रिकॉर्ड पर मौजूद 275 में से 143 जल निकायों के साथ दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा संख्या है। उसके बाद उत्तर पश्चिमी दिल्ली है, जहां 167 पहचाने गए जल निकायों में से 104 पाए गए। सबसे कम संख्या में जल निकायों वाला जिला पूर्वी दिल्ली है, जहां कागजों पर 50 जल निकायों की पहचान की गई है, जबकि जमीन पर केवल 6 जल निकाय ही पाए गए हैं। यही हालत अन्य जिलों की भी है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और कश्मीर में सर्दियों के सबसे सर्द मौसम कहे जाने वाले 40 दिन के चिल्लाई कलां की कल से शुरुआत हो गई। चिल्लाई कलां की शुरुआत के साथ ही कश्मीर की डल झील में बर्फ की सतह देखी गई। ये उत्सव कश्मीर में सबसे ठंडे दिनों के उपलक्ष्य में 40 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान कश्मीर में काफ़ी सर्दी रहती है और तापमान कई डिग्री माइनस तक लुढ़क जाता है। इसके साथ ही इन दिनों यहाँ भारी बर्फबारी का सिलसिला भी जारी रहता है। चिल्लाई कलां के पहले दिन को विश्व फेरन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल ये उत्सव 21 दिसंबर से शुरू होकर 29 जनवरी तक चलता है। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। करीब 2700 अत्याधुनिक कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने कहा कि महाकुंभ के लिए AI चैट बॉक्स भी विकसित किया गया है। इस चैट बॉक्स के जरिए कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। महाकुंभ 2025 के निमित्त जो हमारे प्रोजेक्ट जो परियोजनाएं यहाँ शहर में संचालित हो रही थी, उसको हमने डिजिटाइज मोड पर ला करके PMIS मोड से इसको मॉनिटर किया है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस बार गूगल ने जो अपना पॉलिसी चेंज करके एक नेविगेशन फैसिलिटी हम लोग को उपलब्ध कराई है 3D मैकेनिज्म से, उससे काफ़ी सहूलियत होगी लोगों को। लोग अपना गूगल मेला क्षेत्र में अपना गूगल नेविगेशन ऑन करके ये देख सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ फूड कोर्ट है, कहाँ घाट मिल जाएंगे, कहाँ कौन सी संस्था लगी हुई है, कौन से बड़े बड़े टेंट्स लगे हैं, कहाँ थाना है, कहाँ हॉस्पिटल्स हैं।
नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 के मौके पर श्रीलंका स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास हम्बनटोटा में स्कूलों के छात्रों के लिए एक गणित प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। इसमें कई स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। प्रश्नोत्तरी में विजयी रहे छात्रों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। हर साल 22 दिसंबर को भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो श्रीलंका के हम्बनटोटा में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।